दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि जीएमआई उन लोगों को ऊपर अपनी गन को तान कर बैठी हुई होती है और कहने लगती है कि आज तो मुझे सर्दी हो गई। फिर इसके बाद हमें सोंग चाओ को दिखाया जाता है जो अभी भी ह्यूमन कैप्सूल में बंद होता है और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक गहरे समंदर में आ गया हूँ और एक रोशनी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि युआन की आँखें खुलने लगती है और कहता है कि यह तो छत है और सोंग चाओ अपने सर पर हाथ धरते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि सोंग चाओ की आंखें पूरी तरह से खुल जाती है और वह कहने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और वह अपने शरीर को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि मेरा शरीर पूरी तरह से मजबूत हो गया है। उस कैप्सूल में जाने की वजह से मेरा शरीर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया है और मुझे अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। फिर हम देखते हैं कि युआन इधर उधर देखने लग जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई है और हम देखते हैं कि युआन अपने कंबल को उगाड़ते हुए अपने छोटे भाई को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंजियान भी आ गई होती है और वह सोंग चाओ को यह सब करते हुए देख लेती है और अजीब सा मुंह बनाने लगती है और कहती है ये क्या हो रहा है। और वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है कि ए तुम ये क्या कर रहे हो, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़की सोंग चाओ की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले तुम ये सब खा लो और अपने आप को साफ कर कर कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहने लगता है कि रुको रुको मेरा इंतजार करो, यह सब बातें बाहर किसी को मत बताना। लेकिन हम देखते हैं उस लड़की ने उस डॉक्टर को यह सब बातें बता दी होती है और वह डॉक्टर सोंग चाओ से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान ह्यूमन कैप्सूल से निकलने के बाद अपने छोटे भाई को देखने लगेगा। यह कितना अजीब है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे छोटे भाई को तुमसे छीन लेंगे? यह कितना अजीब है, तुम्हें ये हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ को उस डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वह कहने लगता है कि तुम चुप हो जाओ, यह सब कहना बंद कर दो। और वह डॉक्टर सोंग चाओ से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर कोई ताकत को बढ़ाने वाला ह्यूमन कैप्सूल नहीं है और वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सही हैं। तुम्हें ह्यूमन कैप्सूल के बारे में कम से कम पता तो लग गया कि ये क्या चीज़ है और तुम अपने लोगों को इन सब बातों के बारे में बता भी सकते हो। और वह डॉक्टर सोंग चाओ से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ह्यूमन कैप्सूल में जाने की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। लेकिन यह ह्यूमन कैप्सूल का एक छोटा सा नमूना था, अभी तो तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। ह्यूमन कैप्सूल किसी इंसान की फिजिकली ताकत को नहीं बढ़ाता बल्कि उसकी मेंटली ताकत को बढ़ाता है। तुम्हारी सूंघने की शक्ति भी इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होगी और सुनने की शक्ति भी, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और हम इस कैप्सूल की मदद से एक नॉर्मल ह्यूमन को एक सुपर ह्यूमन भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इससे ऐसा होता है कि आप नॉर्मल इंसान से एक हाई लेवल के ह्यूमन बन सकते हैं और आप किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि आपके अंदर एक मॉन्स्टर जितनी ताकत आ जाएगी जिसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और वह डॉक्टर बताने लगती है कि हमने इस कैप्सूल से बहुत सारे लोगों की ताकत बढ़ाई है लेकिन यह ताकत तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह डॉक्टर बताने लगती है कि वैसे भी तुम्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, अगर तुम्हारी बदकिस्मती रही तो तुम उस मॉन्स्टर के हाथों आसानी से मारे जाओगे, इसलिए यह ताकत तुम्हारे सिर्फ भागने के काम आएगी। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उसको डॉक्टर को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जीएमआई और सेंजियान आ गई होती है और वह डॉक्टर उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं सेंजियान एक पानी की बोतल को पी रही होती है और वह उस डॉक्टर से कहने लगती है कि तुम्हें सोंग चाओ को डराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लिनजियान शहर पूरी तरह से मॉन्स्टरों से फ्री हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है और वह सोचने के बाद उस डॉक्टर से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या फिर नहीं कि लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे हॉस्पिटल में मिलने वाली हाई लेवल की दवाइयों की कीमत कितनी है? मैं उन्हें ख़रीदना चाहता हूँ और उन सारी की सारी दवाइयों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद सेंजियान सोंग चाओ को समझाने लगती है कि तुम्हें उन दवाइयों को खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनकी इतनी भी कीमत नहीं है। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर उसे एक ज़ोरदार का घूंसा मारती है और उसे कहने लगती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि जीएमआई भी उन बातों को कहने लगती है और कहती है कि सोंग चाओ तुम्हें वह दवाई खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वह इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। और वह डॉक्टर उसे भी एक अपना रोबोट फेंक कर मारती है और सोंग चाओ से कहने लगती है कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि लिनजियान शहर में दूर दूर तक ऐसी दवाई तुम्हें नहीं मिलने वाली क्योंकि पूरे लिनजियान शहर में हाई लेवल की दवाइयों के लिए कोई भी मार्केट नहीं। यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए, मैं तुमको ताकत बढ़ाने
बढ़ाने वाली हाई लेवल की दवाइयाँ दे सकती हूँ, लेकिन उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उन लड़कियों को देखने लग जाता है और कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। और वह डॉक्टर अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि यह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा भोला है, अब मैं इसे अपनी हॉस्पिटल की लो लेवल की दवाइयों बेचकर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। और सोंग चाओ उस डॉक्टर से कहने लग जाता है कि क्या आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिसे मैं अपने शरीर में आसानी से इंजेक्ट कर अपनी ताकत को बढ़ा सकूं। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर सोंग चाओ से कहने लगते हैं कि इसका मतलब है कि तुम ऐसी दवाइयों को लेना चाहते हो जिन्हें तुम बिना ह्यूमन कैप्सूल की मदद से अपनी ताकत को बढ़ा सको, क्या मैं सही कह रही हूँ? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ थोड़ा हैरान हो जाता है और सोंग चाओ उस डॉक्टर से कहने लगता है कि हाँ मैं आपसे ऐसे ही कुछ दवाइयाँ लेने चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर सोंग चाओ से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो और तुम बहुत ही जल्दी आगे जाने वाले हो। मैं तुम्हें ऐसी दवाइयाँ तो दे सकती हूँ जिससे तुम अपनी ताकत को आसानी से बढ़ा सकते हो, पर उनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वह कम से कम काम तो करेंगी। पर उन दवाइयों को बाहर से मंगवाया जाएगा जिसकी वजह से उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होगी। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वह डॉक्टर उसे बताने लगती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं इन दवाइयों को मंगवा लेती हूँ, लेकिन इनकी कीमत 500 युआन के बराबर होगी। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहता है कोई बात नहीं। और सोंग चाओ उससे कहने लगता है कि 500 युआन इतनी भी कीमत नहीं है, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सैनजान सोंग चाओ से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह दवाइयाँ इतनी एक्सपेंसिव क्यों नहीं है? क्योंकि यह दवाइयाँ पूरे लिंजियान शहर पर कहीं भी नहीं मिल सकती है। और अगर मैं हाई लेवल की दवाइयों की बात करूँ तो उनकी कीमत 10,000 से शुरू होती है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह लड़का बताने लगती है कि जिस तरह की दवाइयों को तुम चाहते हो और जिन दवाइयों से तुम अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हो उनकी कीमत 1 लाख से शुरू होती है, तो इसके बारे में सोचना बंद कर दो, तुम इस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है क्या 1 लाख? और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है और वह डॉक्टर सैनजान से कहने लगती है कि अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? जिसे सुनने के बाद सैनजान उससे कहने लगती है कि अब मेरा कोई करने का प्लान नहीं है, अब मैं रात में जाकर सो जाने वाली हूँ। और वह डॉक्टर बताने लगती है कि मैंने तुम्हारा जो ऑपरेशन किया उसका पैसा कौन देगा? और वह लड़की हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, हम तो दोनों दोस्त हैं। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती। और हम देखते हैं कि जियामाई उस डॉक्टर से पूछने लगती है कि सिस्टर जू अब आप जाकर कैसे होने वाली? जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर जियामाई से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों बहनों की तरह हूँ? मेरे पास तुम्हारी तरह कोई अमीर लड़का हाथ नहीं लगा है जिससे मैं खाना मांग सकती हूँ। मुझे खाना कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और रातों भर जागना पड़ता है। और हम देखते हैं कि सैनजान का उस डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, लेकिन अचानक से उसका ध्यान सोंग चाओ की तरफ जाता है और वह हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ किसी बात को लेकर सोच रहा होता है और सैनजान उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अब भी उस ताकत को बढ़ाने वाली दवाइयों के बारे में सोच रहे हो? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता है और वह लड़की उसे देखने लग जाती है और वह अपनी बहन से कहती है कि जियामाई तुम डॉक्टर जू के साथ पहले ही चले जाओ, मुझे सोंग चाओ से कुछ अकेले में बात करनी है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर और उसकी बहन हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि हाँ मैं जाती हूँ यहाँ से। और हम देखते हैं कि सैनजान उस सोंग चाओ से कहने लगती है कि अगर तुम बुरा ना माने तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम क्या करने जा रही हो? और वह लड़की बताने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हो जो तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हारे लिए जासूसी का काम भी कर सके। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ थोड़ा हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहने लगता है कि हाँ मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे तुम खरीद नहीं सकते। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह लड़की बताने लगती है कि तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे और तुमने उन पैसों से हथियार भी खरीद लिए हैं, तो इसका मतलब है तुम कुछ भी खरीद सकते हो। और हम देखते हैं कि वह लड़की सोंग चाओ के मुंह की तरफ अपने हाथ को धरती है और सोंग चाओ से कहने लगती है कि तुम अपने खाने और पैसों की वजह से एक बहुत बड़ी आर्मी भी खड़ी कर सकते हो जिससे तुम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। और वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है कि तुम्हें मेरा प्लान सुनकर कैसा लगा? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उस लड़की की बातों को सोचने लग जाता है और सोचते हुए उस लड़की से कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ और किसी को ज्वाइन कर सकता हूँ? और वह लड़की खांसते हुए कहने लगती है कि ओ सोंग चाओ तुम कितने भोले हो। और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास पैसा है और मेरे पास ताकत, तो कैसा रहेगा हम दोनों हाथ मिला ले और एक बहुत बड़ी टीम बना ले ताकि हम और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। और वह लड़की सोंग चाओ
चाओ से कहने लगती है तुम्हें मेरा प्लान सुनकर कैसा लगा, क्या सही है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों टीम बना लें और मैं अपना खाना और सारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च कर सकूं ताकि तुम मेरी मदद कर पाओ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ हाँ मेरा यही मतलब है। और वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है कि तुम इस जगह के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। यह जगह एक जंगल की तरह है जहाँ तुम्हें खाने के लिए मार दिया जाएगा। और तुमने कल देखा ही होगा कि उन लोगों ने हमारे ऊपर खाने के लिए हमला कर दिया था। अगर तुमने अपनी ताकत को नहीं बढ़ाया तो तुम इधर उधर नहीं घूम सकते। और वह लड़की कहने लगती है कि लिंजियान शहर को 4 लीडर संभालते हैं और यह 4 लीडर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और इन्हें संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तुम जानते हो कल जो हमारे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से साउथर्न सिटी को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और सभी लोगों को खामोश कर दिया गया है। और जो कल हमारे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से हमने उन लोगों को मार तो दिया लेकिन वह लोग हमें आसानी से जाने नहीं देंगे। अगर हम दोनों ने अपनी ताकत को नहीं बढ़ाया तो हम आसानी से मारे जाएंगे। और वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है कि तुम एक यंग मास्टर हो और तुम्हें अपनी रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना को अपने पास रख लेना चाहिए। और वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है कि अगर तुम हमारे साथ हाथ मिला लेते हो हम तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जिन मुसीबतों में तुम पड़े हो हम उसे पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उसकी बातों को सोचने लग जाता है और उससे कहता है कि तुमने जो बातें कही वह बातें सेंस तो बना रही है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की खुश हो जाती है और सोंग चाओ से कहती है कि आगे बोलो आगे बोलो। और सोंग चाओ से बताने लगता है कि लेकिन तुम ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ ही क्यों बनाना चाहती हो, तुम इसे मुझसे पहले मिलने से पहले ही बना सकती थी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की घबराने लग जाती है और सोंग चाओ उस लड़की से कहने लगता है कि जब मैं यहाँ आया था तो तुम लोगों ने मेरे खाने के ऊपर टूट पड़ी थी। ऐसा लगता है कि तुम्हें खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ती है। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ के शब्दों के तीर उस लड़की के सीने में लगने लगते हैं। और सोंग चाओ यही नहीं रुकता और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पुराने हथियार हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास खाना और पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी है। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ जिन जिन बातों को कर रहा होता उनकी बातों की वजह से वह लड़की पूरी तरह से घायल होने लगती है। और सोंग चाओ से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन भी कर लूँ और तुम्हारे लिए खाना भी ले आऊँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस खाने पर तुम्हारा हक हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और युआन से कहने लगती है कि लेकिन। और हम देखते हैं कि युआन थोड़ा सा शांत होता है और उस लड़की से कहता है चलो तो फिर हम ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन बनाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। और उस लड़की से कहने लगता है कि लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन बनाता हूँ तो तुम्हें वह सारी चीज़ देनी होगी जो मैं तुमसे चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और युआन कहने लगता है कि अगर तुम मुझे वो चीज़ें नहीं देती जो मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं बनाने वाला और मैं किसी और के साथ मिलकर अपना कोऑपरेशन बनाऊंगा। जिससे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह लड़की अचानक से मुस्कुराने लग जाती है और युआन से कहती है कि चलो तो फिर हमारी डील रही। और हम देखते हैं कि वह दोनों अपने हाथों को मिला लेते हैं और वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो तो फिर हम अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी को तैयार करते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की सोंग चाओ को कहीं ले जाने लगती है और सोंग चाओ से कहती है कि पहले तो मुझे तुम्हारी एक बहुत बड़ी फ़ोटो चाहिए और इसके बाद मैं सोचूंगी कि हमें कितनी फोर्स बनानी चाहिए। और वह लड़की सोंग चाओ को बताने लगती है कि लिंजियान शहर को 4 भागों में बांटा गया है और इन 4 भागों में वह 4 लीडर राज करते हैं और उनकी सेना भी यहाँ पर फैली हुई है। और यह जो बीच का हिस्सा है इस लिंजियान शहर का पॉइंट माना जाता है और यहाँ पर काला बाजार भी लगा होता है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं और बहुत सारे अपने लिए स्लेव्स भी खरीद सकते हैं। और जो इस जगह का लीडर उसे बिजनेसमैन फेटी के नाम से जाना जाता है। उसे लड़ाइयों से कोई भी मतलब नहीं, उसे मतलब है तो सिर्फ पैसे और इन्फॉर्मेशन से। और वह लड़की बताने लगती है कि और जो ईस्ट लिंजियान सिटी पर राज करता है उसे टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है और उसका एक राइट हैंड भी है जिसे जनरल के नाम से जाना जाता है। और जो लिंजियान का साउथर्न सिटी है वहाँ पर स्लेव्स और ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, हम वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे भरे पड़े हैं और ये वही जगह है जहाँ से उन लोगों ने हमारे ऊपर कल हमला किया था। और वह लड़की बताने लगती है कि इस जगह के लीडर को ब्लैक वुल्फ के नाम से जाना जाता है और ये लुटेरों का राजा है। लेकिन ये अब बहुत ही ज़्यादा शांत है क्योंकि कल जो हमला हुआ उसकी वजह से ये थोड़ा सा डरा हुआ है। और वह लड़की बताने लगती है कि और जो नॉर्थ सिटी है। और इतना कहते हुए वह लड़की शांत हो जाती है और युआन भी इसे देखकर चौंक जाता है और युआन उस लड़की से कहने लगता है कि अभी तुम नॉर्थ सिटी के लीडर के बारे में बताने वाली थी। और वह लड़की बताने लगती है कि नॉर्थन सिटी को ज़्यादातर बड़े बड़े ठगों और हथियारों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर हमें बहुत सारी खुफिया जानकारी भी मिल सकती है। लेकिन इस जगह का लीडर वो बहुत ही ज़्यादा हरामी है, उसे वांग वांग के नाम से जाना जाता है। और
तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस लीडर के बारे में ज़्यादा ना जानो और वहाँ जाने की हिम्मत भी ना करो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम खुलकर कहो ना। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हंसने लग जाती है और सोंग चाओ उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुमने कहा था कि लिंजियांग की चारों दिशाओं में कोई ना कोई राज करता है, लेकिन तुमने वेस्ट साइड के लीडर के बारे में कुछ बताया तो नहीं, क्या वहाँ पर कोई राज नहीं करता? जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि वहाँ पर मैं राज करती हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ ताली बजाने लग जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। तुमने जिन जिन लीडरों के बारे में बताया था उनके पास तो बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन तुम्हारे पास आर्मी के नाम पर 2 ही लोग हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की खांसने लग जाती है और सोंग चाओ से कहती है कि तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। और वह कहती है कि वेस्टर्न साइड बहुत ही जल्दी विकसित होने वाली है क्योंकि वहाँ की लीडर मैं हूँ। और वह लड़की बताती है कि वेस्टर्न साइड बहुत ही ज़्यादा कमाल की जगह है, वहाँ पर बहुत सारे पुराने पुराने खंडर भी हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती भी रहती हैं। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो? और वह लड़की कहने लगती है कि उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर है और वह मॉन्स्टर जल्दी ही विकसित होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई लोग नहीं आते। अगर हम उन मॉन्स्टरों को वहाँ से हटा दें तो यह जगह जल्दी ही विकसित हो जाए। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहता है कि तुम यह बात इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ वहाँ से जाने लगता है और उस लड़की से कहता है कि अगर वह जगह इतनी ही खास है तो वहाँ कोई आकर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ की लीडर मैं हूँ, उस जगह पर कोई भी जाकर कब्जा नहीं कर सकता, उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सोंग चाओ अपनी दवाइयों को लेने के लिए पहुँच गया होता है और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर सोंग चाओ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि जिया मई भी अपनी बहन से कह रही होती है कि सिस्टर क्या आप डॉक्टर जू के साथ काम करना चाहती है, लेकिन वह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा अपना मुंह बनाती है और कहती है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यह बात है प्लीज़ तुम उसके सामने मत कहो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और वह डॉक्टर सोंग चाओ पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि अब यह बात मत कहना कि मैंने जो रात भर मेहनत करके तुम्हारे लिए ताकत को बढ़ाने वाली दवाइयाँ बनाई थी तुम उन्हें बिल्कुल भी खरीदने नहीं वाले। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ। और वह डॉक्टर से कहता है कि दरअसल जो मैं खाना लाया था वह किसी ने खा लिया और जिसकी वजह से मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और हम देखते हैं कि वह खाना उन दोनों लड़कियों ने खाया होता है। और वह डॉक्टर भी कहने लगती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब जिया मई? और हम देखते हैं कि सेंजियान ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वह डॉक्टर बताने लगती है कि अगर तुम मुझे गारंटी देते हो कि तुम मेरे पैसों को चुका दोगे तो मैं तुम्हारे पैसों को अपने उधारी खाते में लिख दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 20% ब्याज के साथ वह पैसे मुझे चुकाने होंगे। जिसे सुनने के बाद सेंजियान उससे डॉक्टर से कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, यह बहुत ज़्यादा है। और वह डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है तुम्हारी हरकतों के सामने। तो तुम्हें क्या लगता है अपनी मेहनत से बनाई हुई दवाइयों को मैं तुम्हें आसानी से दे दूँ? जिसे सुनने के बाद वह लड़की हार जाती और कहने लगती है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम उन पैसों को खाते में लिख सकती हो। और वह डॉक्टर कहती है चलो तो फिर ठीक है। और इतना कहते ही सोंग चाओ को दवाई फेंक देती है और सोंग चाओ से पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। और सेंजियान कहने लगती है चलो यहाँ से चलते हैं। और जिया मई भी वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि बाय बाय सिस्टर जू। और हम देखते हैं कि वे वहाँ से जाने लगते हैं और वह डॉक्टर कहने लगती है कि वह लोग पैसों के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। और वह रोबोट कह रहा होता है क्या तुम उन लोगों को आसानी से जाने दोगी? और वह डॉक्टर बताने लगती है कि वह मेरे सबसे पुराने दोस्त है, मैं उनसे बाद में उन पैसों को ले लूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि वह जल्द ही अपनी एक आर्मी बनाने वाले और इस शहर पर जल्द ही कब्जा कर लेंगे। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर बड़ी इविल से स्माइल दे रही होती है और सेंजियान उस लैब से बाहर आ गए होते हैं। और सेंजियान सोंग चाओ से कहने लगती है कि क्या तुम्हें और गोल्ड चाहिए, लेकिन तुम इतने सारे गोल्ड का करोगे क्या, यह सब गोल्ड तुम्हें क्यों चाहिए? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उस लड़की से कहने लगता है कि मुझे बहुत सारा गोल्ड चाहिए ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं और तुम्हारे लिए खाना भी ला सकूं। यही नहीं बल्कि मुझे सोने के साथ साथ बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी चाहिए जिनकी कीमत सोने से कई गुना ज़्यादा हो। जिसे सुनने के बाद जिया मई सोंग चाओ से कहने लगती है कि तुम इन चीज़ों को करोगे क्या, ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस हैं, इन चीज़ों को ढूंढने में हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम और दिमाग खर्च होगा। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि इन चीज़ों की कीमत क्या है, तुम अब एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें इन मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और तुम चिंता मत करो, मैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगा मुझे पता है। सोंग चाओ की यह बात सुनने के बाद सेंजियान सोंग चाओ से कहने लगती है कि वैसे तो तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन हमें बहुत सारा सोना ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने
होने वाला है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उस लड़की से कहने लगता है क्यों ना हम खाने के बदले में उन लोगों से सोना खरीद ले। जिसे सुनने के बाद वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, खाने के बदले में सोना लेना यह कितना बेकार है, वह लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, अब तो सिर्फ एक ही आइडिया है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है बताओ मुझे क्या है, और वह लड़की कहने लगती है कि चलो मेरे साथ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की सोंग चाओ को एक पुरानी सी जगह पर ले आई होती है और हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं। वह कहने लगता है कि आपका स्वागत है मेरी दुकान में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए यहाँ। और वह कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि ईस्टर्न सिटी की ट्विन गर्ल्स मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगी और मेरे सामान को खरीदेंगे, यह तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की उस आदमी से कहने लगती है कि तुम बेकार की बातें करना बंद कर दो और मुझे जो चाहिए उसे खरीदने दो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहता है कि हाँ ठीक है। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है और वह जिया मई से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। और हम देखते हैं कि वह लोग गुलामों के बाजार में आ गए होते हैं और जिया मई कहने लगती है कि यह गुलामों का मार्केट है और यहाँ हम गुलाम खरीदने आए हैं। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता और कहता है क्या गुलाम। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गुलाम होते हैं और सैनजान उस आदमी से कह रही होती है कि मुझे तुमसे 12 लोग खरीदने हैं, जिनमें से तो 8 पुरुष होने चाहिए और 4 महिलाएं होनी चाहिए और वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती और लड़ने में माहिर होने चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह आदमी सैनजान से कहने लगता है कि ठीक है ये सब लोग तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इन लोगों को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। जिसे सुनने के बाद सैनजान कहती है ठीक है इन्हें हमारी गाड़ी में बिठा दो। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने उन गुलामों को खरीद लिया होता है और हम देखते हैं कि वह उन गुलामों को गाड़ी में ले जाकर वहाँ से जाने लगते हैं। और सोंग चाओ कहने लगता है कि हमने बाजार से बहुत सारे गुलामों को खरीद लिया है और सैनजान इन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती है ताकि वह बहुत सारे खजाने को ढूंढ सके और वह अपने इलाके में एक बहुत बड़ी आर्मी को तैयार कर सके। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ उनको देखने लग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि जब से ये लोग गाड़ी में बैठे हैं इन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। और वह उन लड़कियों को देखने लग जाता है और उनसे पूछता है कि ये लोग चुप क्यों हैं। और वह लड़की बताती है कि जब कोई इंसान जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ा हो तो वह चुप रहता है। और वह लड़की बताने लगती है कि जब इन लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो इनके गले में एक बम को फिट कर दिया जाता है ताकि ये कुछ बोल ना सके, अगर इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो ये मारे जाएंगे। और सोंग चाओ उस लड़की से कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें गुलामों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुमने सही कहा, मुझे गुलामों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने वाली हूँ। और उन लड़कियों की बातें सुनने के बाद सोंग चाओ थोड़ा सा चुप हो जाता है और उन लड़कियों से कहने लगता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। और सैनजान उससे कहने लगते हैं कि अब हम अपने अड्डे पर जाने वाले हैं और हमारा खुफिया अड्डे पर हम इन सारे गुलामों को रखने वाले हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाना होगा खाना खरीदने के लिए और तुम्हें जो चाहिए मैंने वहाँ सारी चीज़ों को रख दिया है, तुम्हारे जाने के बाद मैं इन सारे गुलामों को आज़ाद कर दूंगी। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता है और सैनजान से कहने लगता है कि क्या तुम सारे गुलामों को आज़ाद कर दोगी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम यह करने वाली हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में अब भी कुछ नहीं पता। और हम देखते हैं सैनजान कहने लग जाते हैं कि हम अपने पते पर पहुंच गए हैं और हम देखते हैं कि वे एक एरिया के पास पहुंच गए होते हैं और उस एरिया के पास अपने गाड़ियों को खड़ी करने के बाद उस जगह को देखने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ कहने लगता है कि यह तो वही जगह है जहाँ पर मैं पहली बार आया था। और जिया मई भी कह रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने तुम्हारे जाने के बाद इस घर को बहुत ही ज़्यादा खोजा और हमने यहाँ पर बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। जिसे सुनने के बाद सैनजान कहने लगती है कि वह सही कह रही है, हमने यहाँ पर बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लिया है, अब हम इस खजाने को निकालने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वह गेट को खोलकर वहाँ से बाहर निकलने लगती है और उन गुलामों से कहने लगती है कि सभी लोग। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद सभी लोग उस गाड़ी से बाहर निकलने लगते हैं और वह लड़की कह रही होती है कि अब तुमने बहुत ही ज़्यादा आराम कर दिया, अब तुम्हारे काम करने का टाइम आ चुका है। और सैनजान उन लोगों से कहने लगते हैं कि अंदर जो बक्से पड़े हैं तुम्हें उन बक्सों को सारे इस ट्रक में भर देना है। और सैनजान अपनी बहन से कहने लगती है कि जिया मई ज़रा ध्यान से सुनो, तुम्हें इन महिला को लेकर जाना है और कोई गड़बड़ हो तो मुझे ज़रूर बताना। जिस सुनने के बाद जिया मई कहती है कि ठीक है सिस्टर। और सैनजान सोंग चाओ से कहने लगती है कि सोंग चाओ तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें अपने सोने को रख लेना है और यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, अगर तुमने गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि सैनजान उन सभी गुलामों से कहने लगते हैं कि तुम सब लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम वेस्टर्न सिटी की ट्विन गर्ल्स के गुलाम बन चुके हो। जिसे सुनने के बाद एक बुड्ढा वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि ये
ये सब वैसे ही लोग हैं जैसा कि मैंने सोचा था। जिसे सुनने के बाद एक लाल बालों वाला बंदा कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी खड़ा होता है। वह कहने लगता है कि ये लोग हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने वाले हैं और हमसे अच्छा खासा काम कराएंगे, ये हमें कचरा समझते हैं। और वह कहने लगता है कि हम सब लोग इनके लिए कचरे के जैसे हैं, अगर हमने कोई काम नहीं किया तो ये हमें आसानी से मार देंगे। और वह कहने लगता है कि हमारे जो गर्दन में बॉम्ब फिट है, इसकी वजह से हम इन लोगों के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह उससे कहने लगती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन लोगों को बेतुकी बातें कहकर मेरे खिलाफ भड़का सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहता है कि तुम क्या मुझे डराना चाहती हो। और वह लड़की कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को जल्दी आज़ाद कर दूंगी। जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह उनमें से कहने लगते हैं कि क्या वह सच कह रही है, क्या वह हमारे साथ मजाक करना चाहती है। और वह कहने लगते हैं कि अगर वह लड़की हमें आज़ादी करना चाहती है तो उस लड़की ने हमें खरीदा क्यों। और हम देखते हैं कि सेंजा उन लोगों से कहने लगती है कि मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही है, मैं तुम सब लोगों को आज़ाद कर दूंगी और तुम लोगों को मैं काम भी दूंगी, लेकिन अगर तुम लोग मेरे लिए काम नहीं करते तो तुम्हें बिल्कुल भी फ्री में खाना नहीं मिलने वाला। जिसे सुनने के बाद एक आदमी सेंजान से कहने लगता है कि तुम हमसे करवाना क्या चाहते हो। जिसे सुनने के बाद सेंजान उस आदमी से कहने लगती है कि तुम्हें यह जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और हम देखते हैं कि सेंजान उन सभी लोगों से कहने लगते हैं कि जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं वह मुझसे हाथ मिला सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को यहाँ से जाना है वह यहाँ से जा भी सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें सोंग चाओ को दिखाया जाता है जो सोने को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और सोंग चाओ कहने लगता है कि यह तो बहुत सारा सोना। जिसे सुनने के बाद जिया मई कहती है कि मैंने इस सोने को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा सोना होता है और सेंजान सोंग चाओ से कहने लगते हैं कि यहाँ लगभग 23 किलो सोना है और यहाँ पर बहुत सारे पुराने ज़माने के हीरे जवाहरात भी मौजूद है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह लड़की बताने लगती है कि चलो तो इस सारे सोने को तुम्हारे लिए मैं बक्सों में भर देती हूँ ताकि तुम यहाँ से जा सको। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहने लगता है कि मैंने आज तक इतना सारा सोना नहीं देखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह सोने को भरते हुए कहने लगता है कि बताओ कि मैं तुम्हारे लिए इस सोने को बेचकर क्या लाऊं। जिसे सुनने के बाद सेंजान पूरी तरह से हैरान हो जाती है और जिया मई खुश होते कहती है कि तुम मेरे लिए बीफ ले आना और मेरे लिए अंडे भी लाना। और वह लड़की कहने लगती है कि तुम मेरे लिए मशरूम और हरी सब्जियां ले आना ताकि मैं अच्छी खासी सब्जी बनाकर उसे खा सकूं, जैसा कि हमने पिछली बार बनाकर खाया था। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह मुंह बनाकर कहने लगता है कि इन लोगों की कैसी अजीब अजीब डिमांड होती हैं। और वह खुश होते उन लोगों से कहता है कि चलो तो मैं यहाँ से चलता हूँ, तुमने जो चीज़ें मुझे मंगवाने के लिए कही थी मैंने उन सारी चीज़ों को नोट में लिख लिया, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो तुम्हारे लिए सारी चीज़ों को ले आऊँगा। और सेंजान सोंग चाओ से कहने लगती है कि तुम अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह से जाना, मैं तुम्हारी टीम का ध्यान रखूँगी। और सोंग चाओ अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने इस बक्से में बहुत सारा सोना रख रखा है, लेकिन इसके बावजूद में इस बॉक्स की वजह से मुझे बिल्कुल भी वजन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ की फ्यूचर टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसमें और भी ज़्यादा सोना भरकर यहाँ से ले जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि यह सब सोचने के बाद सोंग चाओ वहाँ से जाने लगता है और उस लड़के से कहता है अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और जिया मई वहाँ से जाते हुए उसे देख रही होती है और अपनी बहन से कहने लगती है कि सिस्टर का आप उसे ऐसे ही जाने देंगे, क्या आप उसका पीछे नहीं करने वाली। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह अब हमारा साथी है और हमें उस पर भरोसा रखना होगा और हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए। और इसके बाद सेंजान अपनी बहन से कहती है कि चलो सिया मई यहाँ से चलते हैं, हमें उन लोगों को इनाम देना होगा जिन्हें हम यहाँ पर लाए हैं। जिसे सुनने के बाद सिया मई पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वह मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सिस्टर। और सेंजान कहने लगती है कि जब हम किसी को काम पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि वह इंसान हमारे भरोसे के लायक है या फिर नहीं, इसलिए हमें देखना होगा कि जिन लोगों को हम यहाँ पर लाए हैं वह हमारे भरोसे के लायक हैं या फिर नहीं। फिर इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं, वह कहने लगते हैं कि क्या वह मजाक कर रही थी हमारे साथ। और वह लाल बालों वाला आदमी कहने लगता है कि वह सचमुच हमें आज़ाद करने वाली है। और कुछ लोग कह रहे होते हैं क्या हमें उन दोनों बहनों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और हम देखते हैं कुछ लोग इस बात को सुनकर हैरान हो रहे होते हैं और उन सब लोगों की यही बातें चल रही होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंजान भी आ चुकी होती है। वह उन लोगों से कहने लगती है कि तुम मेरे सब पास आओ और मेरी बात सुनो, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ज़रूर आज़ाद करूँगी। अगर तुम लोगों ने मेरे आज़ाद करने के बाद मेरे साथ विश्वासघात किया या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाली। और मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें काम दूंगी तो मैं तुम्हें खाना भी दूंगी और यह वादा मैं ज़रूर पूरा करूंगी।
होगी। और जिसे सुनने के बाद वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह लड़की कहने लगती है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया, और वह आइडिया मैं तुम सब लोगों को बताने वाली हो। फिर इसके बाद हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि वह सभी लोग हैरान हो जा रहे होते हैं और कहने लगते हैं, क्या ये आर्मी बनाना चाहती है? जिसे सुनने के बाद सेंजान कहती है कि तुमने सही कहा, मैं एक अपने लिए आर्मी तैयार करना चाहती हूँ और उस आर्मी की हेड हम दोनों बहनें होंगी और तुम लोगों को हमारी बात सुननी होगी। जिसे सुनने के बाद वह सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि सिस्टर सेंजान और सिस्टर जियामई ये दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और वह बुड्ढा कहने लगता है कि मैंने ट्विन सिस्टर का नाम बहुत सुना है और मैंने सुना है कि यह लड़कियां बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। यह ईस्टर्न सिटी पर बहुत सालों से राज कर रही हैं और इन्होंने बिना किसी टीम की मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव किया है। ऐसा लगता है कि यह हमें आज़ाद कर एक बहुत बड़ी आर्मी बनाना चाहती है और इस जगह पर राज करना चाहती हैं। और हम देखते हैं कि उस बुड्ढे के पास एक आदमी खड़ा होता है। वह कहने लगता है कि ऐसा लगता है इन दोनों बहनों को आज़ादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि जिस तरह भेड़िया अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है, उसी तरह ये चाहती है कि इंसान भी अपनी आज़ादी के लिए लड़े और गुलाबी भी गुलाम बनकर ना रहें। और हम देखते हैं कि सेंजान उन लोगों से कहने लगती है कि मेरे पास बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं एक बहुत बड़ी आर्मी को बनाना चाहती हूँ ताकि मैं पूरे लिंजान शहर पर राज कर सकूँ। और वह कहने लगती है कि इसलिए मैं तुम सभी गुलामों को यहाँ पकड़ कर लाई हूँ। मुझे तुम्हारे स्किल और टैलेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने तुम लोगों को इसलिए भी चुना है क्योंकि तुम्हारा टैलेंट बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है और तुम बहुत ही ज़्यादा लड़ने में माहिर हो। और हम देखते हैं कि वह लड़की सेंजान की तरफ देखने लग जाती है और सेंजान उन लड़कियों से कहने लगती है कि तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम सभी लोग मेरा साथ रहो और मेरे साथ खड़े रहो ताकि मैं तुम सभी लोगों की मदद कर सकूँ और तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर सकूँ। और यह कहने के बाद सेंजान हंसने लग जाती है और उनमें से हरे बालों वाला बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है तुम्हारी बात सुनने के। मुझे लगता है कि अगर हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाला है और हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अगर हम तुम्हारा साथ देते हैं तो तुम हमें बहुत सारा खाना पानी दोगी। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर खड़े लोग आसपास एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सेंजान भी लोगों को देखने लग जाती है और उनसे हंसते हुए कहने लगती है कि तुम सबकी शक्लों को देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो लिंजान शहर तुम्हें एक गुलामों की तरह ट्रीट करेगा और तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी खाना पानी नहीं मिलने वाला और ना ही तुम्हारी इज्जत होने वाली है। लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। और इतना कहते ही वह अपने हाथ को निकालती है और कहने लगती है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम सभी लोगों को आज़ाद करने वाली हूँ। और इतना कहते ही वह लोग को खोल देती है और हम देखते हैं कि वह लोग के खोलने के बाद उन सभी लोगों के गले में से वह पट्टा निकल जाता है। और यह सब देखने के बाद वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो हमें सचमुच आज़ाद कर दिया। और सेंजान वहाँ से जाने लगती है और उन सभी लोगों से कहने लगती है कि आज रात तुम सभी लोग मेरे यहाँ रुक सकते हो और जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं या फिर अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं वे मेरे साथ रह सकते हैं और जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं मैं उन्हें नहीं रोकूंगी, वे वहाँ से जा सकते हैं। और वह कहने लगते हैं कि तुम सब लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी हैरानी से कहने लग जाता है कि क्या वह वहाँ से जा रही है, क्या वह हमें सचमुच आज़ाद करने वाली है। और एक आदमी कहने लगता है कि मैं उन दोनों की बहनों की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और एक बुड्ढा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाने से पहले उन सभी लोगों को पैसों को लेना चाहिए, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और हम देखते हैं कि सेंजान रात में सो रही होती है और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक आदमी और बुड्ढा आ जाता है। बुड्ढा कहने लगता है कि ज़रा देखो उसे, वह कितनी शान से सो रही है, ऐसा लगता है कि उसे किसी बात की फिक्र नहीं है, उसे अपनी जान की चिंता भी नहीं है। और वह बुड्ढा कहने लगता है कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसे क्या लगता है कि हम लोगों को आज़ाद कर कर वह हमारा विश्वास जीतेगी। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, हम उन लोगों की बातें नहीं सुनने वाले, हम यहाँ उन लोगों को लूट लेंगे और उन्हें आसानी से मार देंगे। और उस बुड्ढे के पास खड़ा आदमी कहने लगता है कि वेस्टर्न सिटी की ट्विन सिस्टर तो कितनी भोली है, उन लोगों ने हमारे ऊपर कितनी आसानी से भरोसा कर दिया और उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। और वह आदमी कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और वह बुड्ढा कहता है कि हमें उन लोगों को बांध देना चाहिए। और वह बुड्ढा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इन लड़कियों के पास बहुत सारा पैसा और हथियार है, हमें इनसे हथियार और पैसा चुराना होगा और इसके बाद हम इन लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि उस बुड्ढे की बात सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वहाँ पर हरे बालों वाला बंदा भी खड़ा होता है। वह कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे हाथों से मरना है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा आदमी कहने लगता है कि ब्रदर लेजेंड, हम आपसे बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहते और ना ही आपसे लड़ना चाहते हैं, बस बात सिर्फ इतनी है
ऐसी है, आज हम आज़ाद हो चुके हैं और उन लोगों ने हमें आज़ाद कर दिया है, इसलिए हम उन लोगों को अपनी आज़ादी के बदले में उन्हें कुछ देना चाहते हैं ताकि उनको जीवन में कुछ सीख मिल सके। जिसे सुनने के बाद लेजिन नाम के बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, जो हाथ तुम्हें खिलाना चाहता है उसी हाथ को तुम काट देना चाहते हो, तुम्हें यह बात कहते हुए बहुत ही ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। और वह बंदे कहने लगते हैं कि ब्रदर, हमने तो आपसे पहले ही कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम आपसे बस एक फेवर चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद वह आदमी उन लोगों को घूर घूर कर देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी बातों से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, और उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मुझे इस मामले में घसीटने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसे सुनने के बाद वह आदमी खुश हो जाता है और कहने लगता है ब्रदर लेजिन, हम आपको इस मामले में घसीटना नहीं चाहते, ये तो आप अच्छा हुआ कि आप इस मामले में आना नहीं चाहते, अगर आप हमारे रास्ते में नहीं आते हैं तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। और वह आदमी अपने मन में सोचने लग जाता है कि एक बार मुझे पेपर मिल जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और तुझे गुलाम बनाकर अपने तलवे चटवाऊंगा। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि कोई आदमी दबे पांव आकर सेंजियान के पास आने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी अपने बैट को लेकर सिया मई के पास भी आ गया होता है और कहने लगता है कि आज से ये वर्ल्ड हमारा है। और इतना कहते ही वह सेंजियान के ऊपर उस बैट को दे मारता है और वह जोर जोर से खुश होने लग जाते हैं। और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि आखिरकार हमने कर दिखाया, हमने इसे मार ही डाला। लेकिन हम देखते हैं कि वह लोग कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह उस लड़की का एक इल्यूजन होता है, उसे देखकर वह आदमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि यह तो होलोग्राफी प्रोजेक्शन है, हमें यहाँ से भागना होगा, यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। और इतना कहते ही उस आदमी के गले में एक लेजर लाइट लग जाती है और उस आदमी की हालत खराब हो जाती है और उसकी गर्दन में एक कट लग गया होता है और वह आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यह गोली सेंजियान ने चलाई होती है और वह उन लोगों से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को आज़ाद करने के बाद क्या तुम लोग मुझे आसानी से मार सकते हो, तुम लोगों ने मेरी आज तो नींद ही खराब कर दी। और हम देखते हैं कि जो आदमी सियामाई को मारने जा रहा होता है वह आदमी बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाता है और हम देखते हैं कि सियामाई ने उसका बैट पकड़ लिया होता है और उसका बैट पकड़ते हुए अपनी आंखें को खोल लेती है और उसकी तरफ मुस्कुराने लग जाती है और वह उस आदमी से कहती है तुम्हें क्या लगता है घटिया आदमी कि तुम हम लोगों को मार पाओगे। और हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और हम देखते हैं कि यह वही आदमी होता है और वह कहने लगता है कि उन लोगों को इतनी देर क्यों लग रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हरे बालों वाला बंदा यह बात सुनकर हंसने लग जाता है और उन लोगों से कहने लगता है कि तुम सभी लोग बातें बनाने में तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। जिसे सुनने के बाद वह आदमी चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम हंसना बंद करो, तुम जल्दी ही देखोगे कि हम यहाँ से आज़ाद होकर चले गए। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक आदमी की लाश आकर गिरती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंजियान आ गई होती है। वह कहने लगते हैं कि मैं टोटल 12 गुलाम लाए थे, जिनमें से 6 लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन उनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अब वह लोग इस गलती को करने के बाद बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले। और सेंजियान कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि उन लोगों को बहुत ही जल्दी आज़ादी चाहिए थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत की है। अब वह लोग नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि सियामाई उन लोगों के सामने कुछ सिक्के फेंकती है और जिसे देखकर वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इन सिक्कों पर तो मार्किंग हुई पड़ी है। और हम देखते हैं कि वह हरे वाला बंदा कहने लगता है कि ज़रा देखो अब ये ख़त्म होने वाला है। जिसे सुनने के बाद सेंजियान कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल भी सही कहा और वह कहती है कि सभी लेडीज़ और जेंटलमैन तैयार हो जाओ, अब तुम लोगों को मेरे हाथों से मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर गन को तान देती है और उसे कहने लगती है कि आज तुम्हें तुम्हारी गलती का इनाम मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि सेंजियान की बात सुनने के बाद वह सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लगता है कि सिस्टर सेंजियान हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हम देखते हैं कि सेंजियान उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहती है कि अब तुम ये सब बहना बंद भी कर दो, अब तुम्हें भागने की ज़रूरत है, अगर तुम नहीं भागे तो तुम मेरी गोली के आगे मारे जाओगे, अगर तुम भागने में कामयाब रहे तो तुम आज़ाद हो सकते हो। और यह कहने के बाद सेंजियान उन लोगों के पीछे जाने लगती है और वह बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी छिपा हुआ होता है, वह कहने लगता है कि आज तो नहीं बचने वाली खुदिया। और इतना कहते ही सेंजियान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सेंजियान इस हमले से बच जाती है और वह आदमी यह सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और डरने लगता है और कहता है कि यह तो हाई लेवल का कवच है। और सेंजियान उस आदमी से कहने लगती है कि ए बेवकूफ़ आदमी, क्या तुम्हें बॉडी आर्मर के बारे में पहले नहीं पता था। और इतना कहते ही उस आदमी के माथे पर गन तान देती है और उसे गोली मार देती है और हम देखते हैं उस गोली की वजह से उस आदमी की
गर्दन भी उड़ जाती है। और उस आदमी को गोली मारने के बाद सैनजान कहने लगती है कि मुझे कमज़ोर लोगों को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वे वहाँ से जाते हुए कहने लगते हैं कि इन लोगों के पास ना तो हथियार है और ना ही कवच, लेकिन इसके बावजूद भी यह लोग मुझे मारने के लिए आ गए। क्या ये लोग पागल हैं? पागलपन की भी एक हद होती है। और हम देखते हैं कि हरे बालों वाला ये सब बातें उसकी सुन रहा होता है और वह आदमी सैनजान से कहने लगता है कि ए लड़की, क्या तुम हमें डराना चाहती हो? और सैनजान उस बात सुनने के बाद थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें यह सब बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे साथ रहने का फैसला कर दिया है। अगर तुम मेरे साथ रहने का फैसला नहीं करते तो तुम्हें भी मैं आसानी से मार डालती। और वह कहने लगी है चूँकि उन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की और मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, उन्हें इस गलती की बहुत बुरी सज़ा मिलने वाली है। वह जल्दी ही मरने वाले हैं। वे अपनी गलती के लिए बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। उन लोगों ने उसी हाथ को काटने की कोशिश की है जो हाथ उन्हें खाना खिलाना चाहता है। जिसे सुनकर वह आदमी थोड़ा देर चुप हो जाता है और सैनजान कहने लगती है कि वह लोग पागल हो चुके हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने उन्हें नहीं मारा तो वह मुझे आसानी से मार देंगे, इसलिए मुझे उनकी गलती का उन्हें इनाम देना होगा। अब वह मरने वाले हैं। और इतना कहते ही वह उनके ऊपर गोली चला देती है। और हम देखते हैं कि सैनजान बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है और एक आदमी की गर्दन ही उड़ा दी होती है। और जिसे देखकर दो आदमी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह सैनजान को देखने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सैनजान ने उन लोगों के ऊपर अपनी गन को तान रखा होता है और उनसे कहने लगती है कि तुम लोग जितना भाग सकते हो भागो, आज तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। फिर इसके बाद हम एक जगह के सीन को देखते हैं जहाँ पर वे दोनों आदमी बचकर भाग आए होते हैं और वह जोर जोर से हाँफने लग जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि आज तो हम बच गए, नहीं तो हम आज मारे जाने वाले थे। और वह आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वह आदमी कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस आदमी को बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने पकड़ लिया होता है और वह ज़ॉम्बी उस आदमी को खाने लगते हैं। जिसे देखकर वह आदमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह आदमी चिल्ला रहा होता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो हम दोनों मारे जाने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वह आदमी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वह पीछे हट रहा होता है और हम देखते हैं उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस आदमी को भी यह बात महसूस हो जाती है और वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह पीछे मुड़ने के देखता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत बड़ा ज़ॉम्बी होता है। और हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी को देखने के बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वह ज़ॉम्बी उस आदमी को देखते ही अपना बहुत बड़ा मुँह फाड़ लेता है। जिसे देखने के बाद वह आदमी कहता है कि आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी उस आदमी को खा जाता है और वहाँ पर कुछ लोग उस आदमी को मरते हुए देख रहे होते हैं और वहाँ पर हरे बालों वाला बंदा भी होता है। वह कहने लगता है कि यह क्या चीज़ है, यह इतना बड़ा ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे आया? जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी उनकी तरफ देखने लग जाता और वह आदमी कहता है कि यह क्या है, कि यह हमें मारना चाहता है। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी वहाँ से जा रहा होता है और हम देखते हैं कि सैनजान भी उसको जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और वहाँ पर कुछ आदमी कहने लगते हैं कि क्या वह जा रहा है, क्या वह हमें नहीं मारने वाला? और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पीले वाला बंदा कहता है कि अगर हम सैनजान का साथ नहीं देते हैं तो हम यहाँ पर मरने ही वाले हैं। अगर हमने यहाँ से बचकर निकल भी जाते हैं तो यह ज़ॉम्बी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो इसका मतलब है कि हमें सैनजान का साथ देना ही होगा और हम यहाँ पर अच्छा खासा जीवन भी जी सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह दोनों लड़कियाँ घबरा जाती है और कहने लगती है क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते? और वह नकाब पहनी औरत कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि उनकी बात सुनने के बाद सैनजान जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग मेरे साथ काम करते हो या फिर हाथ मिला लेते हो तो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यह ज़ॉम्बी तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाले और तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। चाहे तुम तो यहाँ से जा भी सकते हो या फिर आ भी सकते हो। जिसे सुनने के बाद हरे बालों वाला बंदा कहता है क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ज़ॉम्बी भरे पड़े हुए हैं और हमने उन ज़ॉम्बियों को अपनी आंखों से देखा। वह ज़ॉम्बी दीवारों के सहारे छुपे हुए होते हैं। अगर हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया या फिर तुम्हें धोखा देकर यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे। क्या इसका मतलब है कि तुम इन ज़ॉम्बियों को पालती हो? जिसे सुनने के बाद सैनजान जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कोई इंसान ज़ॉम्बियों को पाल सकता? और वह वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि मजाक करने की भी हद होती है और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं पीले वाला बंदो कहता है कि हमने सोचा था कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा भोली और मासूम है, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। और वह हरे बाल वाला बंदा कहता है कि अगर हमने इस लड़की के साथ काम नहीं किया तो हम मारे जाएंगे। अगर हम इसके साथ काम करते हैं तो हमें अच्छी लाइफ मिलेगी। और हम देखते हैं कि सैनजान उन लोगों की बातों को सुन लेती है और उनसे कहते हैं कि
बिल्कुल तुमने सही कहा। अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलेगी और मुझे आशा है कि तुम मेरे साथ फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हो और तुम्हारा स्वागत है मेरी इस सिटी में। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी जा रहा होता है। फिर इसके बाद हमें एक खेत के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लाइट चमकने लग जाती है और हम देखते हैं उस लाइट के अंदर से दो पाँव बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि यह सोंग चाओ होता है और उसके पास सोने से भरा बैग भी होता है और वह कहने लगता है कि मैं अपने घर पहुँच गया, आखिरकार मैं उस वर्ल्ड पे आ ही गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इसी तरह से जगह जगह अपेयर होने लगा तो यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ की बात होगी। अगर मुझे इन कपड़ों में किसी ने देख लिया तो ये मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे कोई छिपने की जगह देखनी होगी जहाँ से मैं आ सकूँ और जा भी सकूँ। इससे पहले मैं अपने कपड़ों को बदल लेता हूँ और हम देखते हैं कि सोंग चाओ अपने बाप के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं आपके लिए एक नई दवाई लाया हूँ। और उसका बाप कहता है कि क्या तुम मेरे फेफड़ों के लिए कोई दवाई लाए हो, लेकिन यह दवाई मेरे लिए सही तो है ना। और इसके बाद हमें सोंग चाओ के बाप को नाम दिखाया जाता है और उसका नाम होता है सोंग विंजियान। और सोंग चाओ अपने बाप से कहने लगता है कि जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी ने यह दवाई बनाई और यह दवाई पूरी तरह से सही है। उन लोगों ने इसे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर देख लिया, ये दवाई पूरी तरह से सही है। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ के हाथ में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन होता है और हम देखते हैं ये वही इंजेक्शन होता है जो उस डॉक्टर से लाया होता है। और सोंग चाओ अपने बाप से कहने लगता है कि फादर यह दवाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और स्ट्रॉन्ग भी है, इससे आपके फेफड़ों का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और सोंग चाओ की बात सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि इस दवाई को देखने से ऐसा लगता है कि यह दवाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है। क्या तुम अपने बूढ़े बाप को बेवकूफ़ समझते हो? तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ अपने फादर से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह दवाई इतनी भी महंगी नहीं है। अगर ये दवाई इतनी महंगी होती तो मैं इसे खरीद भी नहीं पाता। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ अपने बाप को वह दवाई लगा लेता है और उसका बाप कहने लगता है कि यह दवाई तो काम कर रही है, इससे मेरे फेफड़ों में दर्द भी नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ वहाँ से जाने लगता है और सोंग चाओ का फादर कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो। अगर तुमने कोई गलत काम करने की कोशिश की तो इस घर में दोबारा कभी मत आना। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने फादर से कहता है कि फादर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बेटे पर भरोसा रखना चाहिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम एक शहर के सीन को देखते हैं जहाँ पर सोंग चाओ अपनी सोने की ईंटों को बेचने के लिए लाया होता है और हम देखते हैं कि उन सोने की ईंटों को देखकर वह बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो बहुत सारी सोने की ईंटें हैं। और सोंग चाओ कहता है कि यह कुल मिलाकर 6 सोने की ईंटें हैं, आप इनका प्राइस मुझे कैलकुलेट कर बताइए। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा उस सोने की ईंट को उठा लेता है और उसकी क्वालिटी चेक करने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का सोना है, यह बच्चा इतनी कमाल की सोने की ईंटों को कहाँ से लाता है। और वह बुढ़ा सोंग चाओ से पूछने लग जाता है कि इन ईंटों की क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, छोटे भाई क्या तुमने इन सोने की ईंटों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश की है? इन ईंटों पर किसी भी कंपनी की मोहर नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि मैं इन ईंटों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता, मैं इस सोने को सीधा आपके पास ले आता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा कहता है चलो तो फिर ठीक है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि इन ईंटों पर किसी भी प्रकार की कंपनी की कोई भी मोहर नहीं है। मुझे लगता है कि यह लड़का मुझसे सच कह रहा है। और वह बुढ़ा उस बक्से को बंद करते हुए कहने लगता है चलो तो फिर ठीक है, मैं इस सोने को खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको 1 प्रति ग्राम का 250 युआन ही दूंगा। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह कहने लगता है कि ऐसा क्यों? और वह बुढ़ा सोंग चाओ से कहने लगता है कि जिस तरह की सोने की ईंटों को तुम लाते हो उन पर किसी भी तरह की कंपनी की कोई भी मोहर नहीं है और मुझे इन ईंटों को बेचने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग मोहर लगी ईंटों को ही खरीदते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह बुढ़ा सोंग चाओ से बताने लगता है कि तुम्हें अगली बार इस तरह की सोने की ईंटों को लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं इस बार तुम्हें पैसे दे देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा उसको पैसे देने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास पैसे आ गए होंगे। और सोंग चाओ उस पैसों को देखते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो मेरे संग बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, मुझे अगली बार कोई ऐसी चीज़ लानी होगी जिसे मैं आसानी से बेच सकूं। और उसके मन में एक आइडिया आता है और वह उस बुढ़े से कहने लगता है कि मिस्टर चाओ क्या आप किसी कार डीलर को जानते हैं? जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा कहता है कार डीलर? और वह बुढ़ा कहने लगता है कि इस छोटे शहर में एक कार की कंपनी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह बता सका हूँ जहाँ तुम्हें एक कार मिल जाएगी, मैं वहीं से अपनी कार को खरीद सकता हूँ। और वह बुढ़ा उसको एक कार देने लगता है और वह बुढ़ा सोंग चाओ से कहने लगता है कि तुम उस जगह पर जाकर अपने लिए एक अच्छी सी कार खरीद लो। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़का मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सोना लाता है और मुझे उसे बेचने में
बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती है। और यह जिस तरह की सोने की ईंटों को लाता है, ऐसा लगता है कि ऐसी सोने की ईंटें पूरी दुनिया पर कहीं नहीं मिलती। मुझे लगता है कि इस लड़के के हाथों में बहुत बड़ा खजाना लगा है और वह बुढ़ा सोचने लगता है कि लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे उस लड़के की मदद करनी चाहिए। और वह बुढ़ा सोफे पे लौटते हुए कहता है कि मुझे इस बिजनेस को चलाते हुए बहुत साल बीत गए। और वह कहने लगता है कि सोंग चाओ अगली बार ऐसी हरकत कभी मत करना। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ एक कार के शॉप में पहुंच गया होता है और वहां आने के बाद सोंग चाओ कहने लगता है कि मुझे आपसे एक कार खरीदनी। और हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की मैनेजर होती है, वह कहने लगती है कि ठीक है सर, आप मेरे पीछे आए और मुझे फॉलो करें, मैं आपको कुछ कार्स के मॉडल दिखा देती हूँ। और वह लड़की कहने लगती है कि मैं यहाँ के सेल्स मैनेजर वेंग जिया हूँ और आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मिस्टर सोंग। और हम देखते हैं कि वह लड़की सोंग चाओ को बहुत सारी कारें दिखाने लग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कारें होती हैं और वहाँ पर कुछ सुपर कार्स भी होती हैं। और वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है कि सर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, क्या आप उनको ख़रीदना चाहते हैं? और हमारे पास तरह तरह के मॉडल्स भी मौजूद है और कुछ तो हमारे पास सुपर कार्स भी हैं और कुछ ऐसी कार भी हैं जिन्हें आप सड़क पर बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्या आप उनको ख़रीदना चाहते हैं? और वह लड़की सोंग चाओ से कहने लगती है सर क्या मैं जान सकती हूँ आप कितने रुपए की कार को खरीद सकते हैं? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहने लगता है कि क्या आप मेरे बजट को जानना चाहती हैं? चलो तो फिर ठीक है, मैं 1 मिलियन से ऊपर की कार को खरीदूंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके मुंह में से आवाज़ निकल जाती है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है क्या हुआ? और वह लड़की कहाँ से कहती है कुछ नहीं। और वह लड़की सोंग चाओ से कहती है कि सर आपके दिमाग में कोई मॉडल है जिसे आप देखना चाहेंगे? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि चलो हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ के पास अचानक से एक कॉल आ जाता है और वह उस मैनेजर से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे आपसे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। और हम देखते हैं कि फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है एक सॉन्ग। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि आप कौन बोल रही हैं? और हम देखते हैं कि फ़ोन की दूसरी तरफ 2 लड़कियां मौजूद होती है। वह कहने लगती है कि सोंग चाओ हम आपकी बहन की बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, मेरे दोस्त का नाम है जूयू और मेरा नाम है जांग जियान। और वह लड़की कहने लगती है कि मुझे लगता है कि यह बात बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा डरना चाहिए, लेकिन मुझे आपको यह बात बता देनी चाहिए कि आपकी बहन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा लगता है कि आपकी बहन के साथ कुछ लोग गंदी हरकत करना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह पूरी तरह से घबरा भी जाता है। और वह उन दोनों लड़कियों से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बात बताई। और इतना कहते हुए कॉल को काट देता है और अपनी मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि मुझे आपसे कहना है। जिसे सुनने के बाद वह मैनेजर कहती है कि बोलो सर। और वह कहने लगता है कि आपके पास कोई ऐसी कार है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ती हो और सामने आने वाली हर चीज़ को उड़ा सकती है? और हम देखते हैं कि सोंग चाओ एक कार को खरीद लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ले जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसने रेंज रोवर कार को खरीदा होता है और सोंग चाओ उसे चलाते हुए कहता है कि दत्तेरी की मेरी बहन तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ उस लड़की की बातों को याद कर रहा होता है और उससे कहता है कि जाओ यू, मुझे तुम्हारी बातों बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्या तुम्हें बता सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या? जिसे सुनने के बाद वह लड़की बताने लगती है कि जिस हाई स्कूल में आपकी बहन पढ़ती है उस स्कूल में एक अमीर बाप की औलाद भी है और उसने कुछ दिनों पहले ही आपकी बहन को प्रपोज किया था, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड खराब था जिसकी वजह से आपकी बहन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वह आदमी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उसने एक दिन आपकी बहन के दोस्त को बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए और उसने कहा कि वह आपकी बहन को हमारे बताए हुए जगह पर ले आए और उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। और वह लड़का पैसों की लालच के चक्कर में आपकी बहन को उनके पास ले गया और वह हरे बाल वाली लड़की कहने लगती है कि उसने हमसे कहा था कि ना तो तुम्हें बताए और ना ही तुम्हारी फैमिली को, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था जिसकी वजह से हमने तुम्हें यह बात बता दी। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ को उनकी बातों सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सोंग चाओ उस लड़की से कहता है कि जहांगीर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह लड़का मेरी बहन को कहाँ ले गया है? जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लगती है कि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं कि वह लोग आपकी बहन को कहाँ ले गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह लोग आपकी बहन को हेवनली होटल ले गए हैं। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ ये बात सुनने के बाद अपनी कार को बड़ी तेज़ी के साथ उस होटल के पास ले आया होता है और उस होटल में घुस जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की वेटर होती है और वह कहने लगती है कि सर आपका स्वागत है, लेकिन आप यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ उस लड़की की बात को नहीं सुनता और आगे जाने लगता है और वह कहने लगता है कि बहन तुम चिंता मत करना, मैं आ गया हूँ। और वह लड़की वेटर कह रही होती है कि सर आप अंदर नहीं जा सकते, अगर आप अंदर गए तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि तुम्हारे साथ
साथ तो अच्छा ही होगा। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ एक दरवाजे को जोर से खोलता है और वह कहने लगता है कि सोंग वेंगजू तुम कहाँ हो। और हम देखते हैं कि एक लड़का उसकी बहन की इज्जत को लूट रहा होता है और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने भाई को देखकर रोने लग जाती है और कहते हैं कि भाई तुम यहाँ आ गए। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ अपनी बहन की ये हालत देखने के बाद कहने लगता है कि वेंगजू मुझे बताओ कि यह लोग तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है तो मैं इन लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वह लोग सोंग चाओ को देखने लग जाते हैं और वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वह कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। और उसकी बहन कहने लगती है कि सोंग चाओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ से भाग जाओ और पुलिस के पास जाओ। और वह लड़का कहने लगता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए मेरा ब्रदर इन लो आया है। और वह कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे समय पर आए हो, हम तुम्हारी बहन के साथ मज़े करने ही वाले थे, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम हमें मज़े करते हुए नहीं देख पाओगे। और वह लड़का सभी लोगों को सोंग चाओ की तरफ हमला करने के लिए भेज देता है और वह लड़का कहने लगता है कि ब्रदर इन लो आज तुम नहीं बचने वाले। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि भाई तुम यहाँ से भाग जाओ और तुम पुलिस के पास चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर पीले वाला बंदा आ जाता है और कहने लगता है तुम्हें अपने भाई को भगाना नहीं चाहिए, वह तुमसे मिलने के लिए आया है, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहादुर भी है। और इतना कहते ही सोंग चाओ के ऊपर अपने मुक्के से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ उसके पास अपना मुक्का ले आया होता है और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है जिसकी वजह से उस आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस मुक्के की वजह से उसके दांत भी बाहर निकल जाते हैं और उसकी शक्ल भी ख़राब हो जाती है, जिसे देखने के बाद वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान तो सोंग चाओ की बहन हो जाती है और सभी लोग सोंग चाओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सोंग चाओ अपने मन में कहने लगता है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, क्या ये लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, ये इस तरह से हमला नहीं कर सकते। और सोंग चाओ उन पर हमला करते हुए कहने लगता है कि यह लोग मुझ पर हमला करते हुए बहुत ही ज़्यादा ओपनिंग दे रहे हैं जिसकी वजह से मैं इन लोगों पर हमला कर सकता हूँ। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि मैंने जेनेटिक इंजेक्शन लिया हुआ है। और हम देखते हैं कि जो लड़का सोंग चाओ की बहन के साथ इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने जो कहा वह ठीक से मैंने सुना नहीं, क्या तुम मुझे दोबारा से दोहरा सकते हो। और हम देखते हैं सोंग चाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर इसके बाद हम अगले सीन में एक जगह के सीन को देखते हैं जहाँ पर सोंग चाओ अपनी बहन को ले आया होता है और सोंग चाओ की बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही होती है। वह कहने लगती है कि आखिरकार हम उस जगह से बाहर आ गए। और अपने भाई से कहती है कि ब्रदर सोंग तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहता है कि वेंगजू तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। और उसकी बहन बताने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, ऐसा लगता है कि तुमने लड़ने के लिए किसी से ट्रेनिंग ली है, क्या तुमने लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ बड़ा ही परेशान हो जाता है और वह कहने लगता है कि जब मैं उन लोगों से लड़ रहा था तो वहाँ तुम्हें एक टेप रिकॉर्डर मिला, क्या वह तुम्हारा ही टेप रिकॉर्डर है क्योंकि तुम वहाँ पर अकेली नहीं गई थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी सोची समझी चाल थी ताकि तुम उन लोगों को फंसा कर जेल भेज सको। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन कहने लगती है कि आखिरकार एक लड़की क्या ही कर सकती है, मुझे उन लोगों को फंसाने के लिए यह हरकत करनी ही पड़ी। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है, अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था तुम नहीं जानती। और सोंग चाओ की बहन यह सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोंग चाओ से कहने लगता है कि अगर मैं वहाँ पे समय पे नहीं पहुँचता तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता था और इसकी वजह से मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्या तुम इस बात को समझ रही हो। सोंग चाओ अपनी बहन से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की, तुम्हें पता है कि मैं कितना घबरा गया था। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन कहने लगती है कि भाई आपको इतना चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है ज़रा मेरी आंखों में देखो। और वह लड़के अपने भाई से कहने लग जाती है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं भाई, और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह लड़की अपने भाई से कहने लगती है कि अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता तो वह लड़का इतना बुरा भी नहीं है, मैं उससे शादी कर लेती और वह लड़का अमीर भी है। और अपनी बहन की यह बात सुनने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोंग चाओ की बहन कहने लगती है कि मैं दिखने में इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें मेरी फीस भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इससे तुम अपनी पढ़ाई को भी पूरी कर सकते हो, तुम्हें मेरे लिए इतना काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद
सोंग चाओ थोड़ी देर सोचने लग जाता है और अपनी बहन से कहने लगता है कि बहन तुम क्या पागल हो गई हो, तुम उस लड़के से शादी करने वाली थी जिसे मैंने अभी अभी पीटा है, क्या तुम पागल हो चुकी हो। और सोंग चाओ अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़की तो अपनी गरीबी की वजह से बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो चुकी है। और सोंग चाओ अपनी बहन से कहने लग जाता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। तुम्हारे पास जो वीडियो रिकॉर्डर है वह लोग इसे लेने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि तुम उन्हें इस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल भी कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन सोंग चाओ को देखने लग जाती है और सोंग चाओ कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सेफ्टी की ही बात कर रहा हूँ, अब चलते हैं चलो यहाँ से। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन भागते हुए आती है और कहती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। और सोंग चाओ अपनी बहन से कहने लग जाता है तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ अपनी बहन को एक गैराज में ले आया होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे भाई के पास कितनी ताकत आ चुकी है और मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है, मेरी एक कंपनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब लग चुकी है और उन लोगों ने मेरे काम के बदले में मुझे एक कार भी दी है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है क्या उन लोगों ने कार दी है। और सोंग चाओ से बताने लगता है कि अब तुम्हें उन जैसे लोगों के साथ रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं और ना ही तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने भाई पर भरोसा रखना चाहिए। अब मेरे पास एक नौकरी भी है जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली की लाइफ को अच्छी कर सकता हूँ। और सोंग चाओ कहने लगता है कि तुमने जो वीडियो उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी तुम उस वीडियो को काट दो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सोंग चाओ कहने लगता है चलो चलते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोंग चाओ अपनी बहन को उसके घर ले आया होता है और सोंग चाओ अपनी बहन से कहने लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, मैं उसे तुम्हारे पास लगा देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन डरते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि वह वैक्सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुँचाने वाली, अगर वह वैक्सीन मुझे दर्द नहीं पहुँचाती तो मैं उसे लगवा लेती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ उसे इतने में ही वैक्सीन लगा देता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह वैक्सीन से इतना भी दर्द नहीं होता। और हम देखते हैं कि वह लड़की चिल्लाने लगती है और सोंग चाओ की बहन अपने घाव को देखने लग जाती है और सोंग चाओ से कहने लगता है तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह की वैक्सीन मैंने तुम्हें लगाई है उससे तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, वह तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा और तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ की बहन ये सुनने के बाद थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सोंग चाओ की बहन कहने लगती है क्या तुमने ये वैक्सीन फादर को भी लगाई। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि हाँ मैंने ये वैक्सीन अपने फादर को भी लगाई है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। और सोंग चाओ की बहन कहने लग जाती है कि मैंने इस तरह की वैक्सीन कभी भी नहीं देखी, क्या तुमने ये वैक्सीन सिर्फ हम दोनों को ही लगाई है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि हाँ लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। और सोंग चाओ की बहन कहने लगती है कि जिस तरह की कंपनी में तुम काम करते हो उसे फार्मास्यूटिकल कंपनी कहते हैं ना, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी ज़्यादातर जानवरों पर ही एक्सपेरिमेंट करती है, उन लोगों ने अभी तक किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, क्या मैं सही कह रही हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ अपनी बहन से कहने लग जाता है कि बहन तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन लोगों ने अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा है और यह पूरी तरह से सही भी है और मैंने इस वैक्सीन को अपने ऊपर भी यूज किया है। और हम देखते हैं सोंग चाओ डब्बा बंद करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये पूरी तरह से टेस्ट हो चुका है और मैं उस कंपनी के मालिक को भी जानता हूँ, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है जिसकी वजह से उन लोगों के पास इतने सारे लोग नहीं हैं कि वह सभी लोगों पर उस वैक्सीन को तैयार कर सके ताकि वह मार्केट में अपनी पहचान बना सके। लेकिन मैं उस कंपनी के मालिक को जानता हूँ, वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। और हम देखते हैं सोंग चाओ सेंजियान की बात कर रहा होता और वह कहने लगता है कि उन लोगों ने मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं वह वैक्सीन मार्केट में लॉन्च कर सकूं और वह लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और तुम्हें तो पता है उन लोगों ने मुझे नौकरी के साथ साथ एक कार भी गिफ्ट की है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदार बंदा हूँ जिसकी वजह से मैंने उन लोगों को मना कर दिया कि मैं इन चीज़ों को नहीं ले सकता। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन हैरान हो जाती है और सोंग चाओ कहने लगता है कि लेकिन वह लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दे रहे थे जिसकी वजह से मुझे यह सारी चीज़ें लेनी पड़ी। और सोंग चाओ की बहन सोंग से कहने लगती है भाई तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो, तुम्हें उन लोगों पर ध्यान रखना चाहिए, वह लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। और हम देखते हैं सोंग चाओ के पास एक मैसेज आता है और सोंग चाओ की बहन कहने लगती है कि वह कौन है, क्या वह माओ कैंग है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, वह मेरा दोस्त है और वह मुझे पार्टी में बुलाना चाहता है और वह हमेशा मुझे पैसों का रौब दिखाना चाहता है। और वह कहने लगता है कहने का तो वह मेरा दोस्त है लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है। फिर हम एक अलग जगह के सीन को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि यह क्या मजाक कर रहा है, मैं इसके पार्टी में भला क्यों आने लगी। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास भी पार्टी के लिए मैसेज आया होता है और वह लड़की कहने
कहने लगती है कि इन लोगों के पास कोई टाइम नहीं है क्या, इन लोगों को पार्टी के सिवा कुछ आता है। और वह लड़की चश्मा उतारते हुए कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इसकी पार्टी में मुझे जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और वह मेरी बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं, मुझे उनसे जान पहचान करनी होगी। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि सोंगचाओ अपनी गाड़ी को अगले दिन ले जा रहा होता है और सोंगचाओ कहने लगता है कि उन लोगों के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, क्या वे लोग हमेशा पार्टी ही करते रहते हैं। फिर वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरी बहन ने कहा था कि वह तुम्हारा क्लासमेट है और तुम्हें उसकी पार्टी में जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे काम में दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम चुप रहो। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ की बहन थोड़ा हैरान हो जाती है और सोंगचाओ कहने लगता है कि यह इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है जिसकी वजह से वे लोग मुझे पार्टी में बुलाना चाहते हैं और मेरा भी टाइम खराब करना चाहता है। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ की बहन सोंग से कहने लग जाती है कि मुझे लगता था कि भाई तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, लेकिन तुम तो अब भी पागल हो, तुम्हें उसकी पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें उन लोगों से जान पहचान बनाना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम्हें वह वैक्सीन मार्केट में बेचनी है और तुम्हें उसके लिए जान पहचान बढ़ानी ही होगी। और अपनी बहन की बात सुनने के बाद सोंगचाओ से कहने लगता है कि बहन तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इन दवाइयों को बेचने के लिए अपनी जान पहचान बढ़ाऊंगा। और सोंगचाओ अपने मन में कह जाने लगता है कि मैं इसे कैसे बताऊं कि यह दवाई मैं फ्यूचर से लाया हूं और मेरे पास बहुत से पैसा है, मैं इसे बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। और हम देखते हैं कि सोंगचाओ अपनी कार से उतर जाता है और सोंगचाओ कहने लगता है चलो फिर ठीक है, आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया। और वह वहाँ से जाते हुए कहने लगता है चलो ये ठीक ही हुआ, आखिरकार मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल भी सकता हूँ और उनसे अच्छी तरह से बात भी कर सकता हूँ। और वो कहने लग जाता है कि मुझे उन लोगों से मिले हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए और मेरी गरीबी की वजह से मैं उन लोगों से कभी मिल नहीं पाया, लेकिन अब मैं उनसे मिल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक कार होती है जिसमें से वह लड़की सोंगचाओ को देखने लग जाती है और कहने लगती है कि यह क्या। और हम देखते हैं उसका ड्राइवर कहता है क्या हुआ मैडम, और वह लड़की कार से उतरने के बाद कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह वहाँ से जाते हुए अपने ड्राइवर से कहती है कि मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी, तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद उसका ड्राइवर कहता है कि ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर सोंगचाओ भी एक लिफ्ट के पास खड़ा हुआ होता है और वह लड़की सोंगचाओ के पास आ जाती है और सोंगचाओ का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है और वह दोनों अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार हमारे यहाँ आने से कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों अंदर घुस जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा होता है जिसके गिलहरी जैसे दांत होते हैं। वह कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरी पार्टी में आए, चलो अंदर आ जाओ। और हम देखते हैं सोंगचाओ अंदर आ जाता है और वह लड़का सोंगचाओ से कहने लग जाता है कि ओ सोंगचाओ, मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत ज़्यादा दिन बीत गए। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ से देखने लग जाता है और वह लड़का सोंगचाओ से कहने लग जाता है कि लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम मुझे एक गरीब के सिवा कुछ नहीं लगते। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि चाहे तुम कितने भी अमीर हो जाओ, तुम बोने के बोने ही रहोगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ए तुम बोना किसे बोल रहे हो, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। और हम देखते हैं कि सोंगचाओ के पास एक लड़का आता है, वह कहने लगता है कि सोंगचाओ क्या तुम भी यहाँ पर आए हो। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ कहता है कि तुम्हें देखे हुए बहुत ही ज़्यादा दिन बीत गए। और वह लड़का सोंगचाओ को वहाँ से ले जाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम पार्टी में नहीं आए होते तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता, चलो तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी बियर पिलाऊंगा। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ से कहता है कि मैं बियर नहीं पीता क्योंकि मुझे ड्राइविंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि सोंगचाओ चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन ये हमेशा मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे इसके पास बहुत सारा पैसा है। और हम देखते हैं उस लड़के के पास वही लड़की आ जाती है, वह कहने लगती है कि तुम्हें मिले हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लगता है कि मिस मैंग तुम यहाँ पर आ गई, तुम्हारा मेरी पार्टी में स्वागत है। और वह लड़की उस लड़के से कहने लगती है कि तुम अभी अभी सॉन्ग से क्या बात कर रहे थे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लगता है कि तुम्हें उसके बारे में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह एक गरीब फैमिली का लड़का है और मैंने यहाँ तक सुना है कि उस लड़के को कोई काम भी नहीं देता। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लगती है कि वह तुम्हारा पुराना दोस्त है और तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलने चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे इंसान हो। और उस लड़की की बात सुनने के बाद वह लड़का थोड़ा सा मुस्कुराता और उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना मिस मैंग, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार ये कहने से पहले ध्यान रखूंगा। और हम देखते हैं उस लड़की के पास उसकी एक दोस्त आती है, वह कहने लगती है कि मिस मैंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वह लड़की भी कहने लगती है कि जायज़िन तुम भी यहाँ पर हो। और हम देखते हैं कि वह दोनों हाथ मिलाते हैं और कहने लगते हैं कि आओ चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वह लड़का अपने मन में सोचने लग जाता है मिस मैंगजू आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं। और वह लड़का अपने मन में सोचते हुए कहता है कि न केवल तुम खूबसूरत हो बल्कि तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार भी हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें इस पार्टी में
बोला है ताकि तुम्हें मैं अपने प्यार में फंसा सकूं। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की शराब पीते हुए अपने दोस्त से कहने लगती है, क्या तुम सोंग चाओ के बारे में जानती हो, उसके साथ क्या चल रहा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और कहने लगती है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, वह एक गरीब फैमिली का लड़का है और उसने अपनी गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी शांत होती है और वह लड़की थोड़ा सा मुंह बनाते हुए अपने दोस्त से कहती है कि एक बहुत बड़ी राजकुमारी एक गरीब लड़की के बारे में क्यों पूछ रही है, क्या उससे प्यार करने लगी है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लगती है, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें इस कामों में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह लड़की थोड़ा शांत हुए अपने मन में सोचने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि वह लड़का कोई गरीब है। जब मैं यहाँ आई थी तो उसके पास एक बहुत ही अच्छी कार थी, ऐसा लगता है कि वह कार बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। और वह कहने लगती है कि लेकिन मुझे इस कामों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि एक लाल बाल वाली लड़की अपने दोस्त से कहने लग जाती है कि तुम सब लड़कों के साथ क्या चल रहा है, क्या तुम साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अभी हम स्टडी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वह लड़की इनसे परेशान हो जाती है और अकेली होकर सोचने लग जाती है, आज मेरे साथ बहुत ही बुरा दिन गया। ऐसा लगता है कि मैं अपनी कंपनी की वजह से बहुत ही ज़्यादा लालची हो रही हूँ। जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, जिसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि यहाँ पर तो कोई भी लोग नहीं है, यहाँ पर सब बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ खाना पीना खाकर यहाँ से चला जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वही लड़का सोंग चाओ को शराब पीना आने लगता है और कहता है कि तुम शराब क्यों नहीं पी रहे हो, तुम्हें मेरे साथ शराब पीनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहता है कि तुम ऐसा मत कहो, मैं ड्राइविंग करता हूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई ज़्यादा शराब नहीं पिलाने वाला, तुम थोड़ी सी शराब पी लो तो कोई तुम पर नहीं हंसने वाला और ना ही तुम नशे में होने वाले हो। और हम देखते हैं कि उस लड़के के मन में एक खुराफाती आइडिया चल रहा होता है और वह लड़का कहने लग जाता है, मुझे देखो जरा मिस मैंग, मैं सोंग चाओ जैसे गरीब लड़के को बहुत सारी शराब पिलाने के बाद इसे गंदी गंदी हरकत करवाऊंगा और इसे बचा लूँगा और तुम्हारे सामने एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा। और इतना वो कहते ही वे जोर जोर चिल्लाने लगता है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहने लग जाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं शराब नहीं पीऊँगा। जिसे सुनने के बाद एक लड़का सोंग चाओ के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें शराब पीने की वजह से नशा चढ़ भी जाता है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, मुझे तो बीमारी है जिसकी वजह से मैं शराब को नहीं पी सकता। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है। और वह थोड़ी देर शांत होता है और कहने लगता है, चलो मैं आखिरकार एक गिलास को ही पीऊँगा। और वह लड़का अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे गिलास में कुछ मिला दिया है जिसकी वजह से तुम उल्टी सीधी हरकतों को करने लगोगे और मैं मिस मैंग के सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाऊँगा। और हम कुछ समय के बाद के सीन को देखते हैं कि उस लड़के ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली होती है जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और अजीब अजीब हरकतों को करने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि तुमने ये हरकत की है ना, क्या तुमने मेरी शराब में कुछ मिलाया है। लेकिन हम देखते हैं सोंग चाओ थोड़ा शांत होता है और हमें पता चलता है कि सोंग चाओ ने जेनेटिक इंजेक्शन लेने की वजह से इसे शराब का नशा नहीं हुआ। और सोंग चाओ उस लड़के को समझाते हुए कहता है कि माओ कैंग तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा शांत होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम गरीब फटीचर कहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे समझाने की, तुम्हें तो मेरे आगे चिल्लाना भी नहीं चाहिए और मेरे आगे तलवे चाटने चाहिए। और हम देखते हैं कुछ लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ब्रदर माओ तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हें उल्टी करा देते हैं, तुम्हें पार्टी खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह लड़का सोंग चाओ से कहने लगता है कि सोंग चाओ तुम शांत रह जाओ, तुम्हें इसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंग उससे कहता है कि हाँ ठीक है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उन लड़कों को लड़ते हुए देख रही होती है और उसकी दोस्त कहने लग जाती है, उन सड़की लड़कों के साथ क्या चल रहा है, क्या वे लोग पागल हो गए हैं। और वह कहने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें कोई मिला क्या इस पार्टी में जो तुम्हारी मदद कर सके। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके, यहाँ तो सब बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। और उसकी दोस्त कहने लग जाती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी हमारे पास ग्रेजुएशन तक का समय है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है, हाँ तुमने सही कहा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आता है और हम देखते हैं कि उसके पास उसके फादर का कॉल आया होता है। और वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि फादर के साथ क्या चल रहा है, उसने इस समय मुझे कॉल क्यों किया, क्या कोई गड़बड़ है। और वह फ़ोन को उठा लेती है और अपने दोस्त से कहती है कि मुझे तुमसे 2 मिनट चाहिए। और वह अपने फादर से कहती है कि फादर क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ है। और उसका फादर कहने लग जाता है, क्या तुम कोई शांत जगह पर खड़ी हो, अगर तुम कोई शांत जगह पर नहीं हो तो किसी शांत जगह पर जाओ, मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट काम करना है। और हम देखते हैं कि वह लड़की बाथरूम में आ गई होती है और वह कहने लगती है, हाँ मैं शांत जगह पर आ गई, अब आपको बताओ क्या कहना है। और उसका फादर कहने लग जाता है कि मैंग तुम शांत हो जाओ, मुझे तुमसे
कुछ कहना है और वह कहता है कि हम कंपनी में जिस प्रोजेक्ट को कर रहे थे उसमें बहुत सारा पैसा लग चुका है, जिसकी वजह से कंपनी ने फैसला किया है कि अब हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करने वाले। इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा पैसा लग चुका है, इसकी वजह से हमें इसे कुछ दिनों के अंदर बंद करना होगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी शॉक हो जाती है और उसका फादर कहने लग जाता है कि बेटी, अगर मैंने उन लोगों का साथ नहीं दिया तो वह तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़की और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और थोड़ी देर शांत होने के बाद अपने फादर से कहती है कि फादर, तुम साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। और उसका फादर बताने लग जाता है कि हम जिस प्रोजेक्ट में बहुत सालों से काम कर रहे थे उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम उसका पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद करना होगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने फादर से कहती है कि फादर, आपने ही कहा था कि अगर हमने इस कंपनी के लिए कोई दवाई नहीं बनाई तो यह कंपनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से आपने फैसला किया कि आप इस कंपनी के लिए जेनेटिक इंजेक्शन बनाएंगे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करने वाले। क्या आप पागल हो गए हैं? हमने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हमने सालों तक इंतजार किया और हमने इसमें बहुत सारा पैसा लगाया है। जिसे सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे यह बात पता है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे उसमें बहुत सारा पैसा और समय लग चुका है। लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने अपने लिए कुछ ना कुछ दवाई बना चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी को अब हमारे ऊपर भरोसा नहीं हुआ। अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो हम कंपनी से निकाले भी जा सकते हैं और तुम्हें पता ही है कि अगर हम कंपनी से निकले तो हम इस प्रोजेक्ट को कभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़की जोर से चिल्लाती है और कहती है कि फादर, आप जिन बातों को कह रही हैं मैं उन्हें जानती हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है, अगर तुम जानती हो तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। और उसका फादर कहने लग जाता है कि अगर हमने इस प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी और हमारा जेनेटिक इंजेक्शन बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए हमें बहुत सारे सालों तक शांत रहना होगा। अगर हम थोड़ी देर शांत रहे तो कंपनी हमारे ऊपर दोबारा से भरोसा करेगी और हम दोबारा से इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे इसके लिए माफ़ कर देना बेटी। और हम देखते हैं कि वह लड़की थोड़ी शांत हो जाती है और रोते हुए कहती है कि फादर, मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सपने देखे हैं। मुझे प्लीज़ 3 महीने का टाइम दीजिए। अगर यह 3 महीने में कंप्लीट नहीं होता तो आप जो चाहें कर सकते हैं। और वह कहने लगती है कि आपको कंपनी को समझाना चाहिए और उनसे 3 महीने का टाइम मांगना चाहिए। और उसका फादर कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने फादर की बात सुनने के बाद थोड़ी देर शांत होती है और उस बाथरूम से निकल कर वहाँ से जाने लगती है। और हम देखते हैं कि उस बाथरूम के पास सोंग चाओ खड़ा होता है और उसने इस लड़की की सारी बातें सुन ली होती है। और वह कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसी बातें सुन ली है जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। और क्या वे लोग जेनेटिक इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे? और सोंग चाओ अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मिस मैंग फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही है और ये किसी प्रोजेक्ट में लगी हुई है जिसमें इंसानों की ताकत को बढ़ाया जा सके, यानी ये जेनेटिक इंजेक्शन की खोज कर रही है। और सोंग चाओ उससे कहने लग जाता है, ठीक है चलो मैं इसे कुछ बता देता हूँ और इसे यह दवाइयाँ बेच देता हूँ। लेकिन वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं उस लड़की को देख लेता है और कहता है कि इसके साथ क्या गलत है। और हम देखते हैं कि उसके सामने वह लड़का तमाशा कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है, ये लो मेरी बियर पियो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि मैं कुछ भी नहीं पीने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वह लड़का उसके सामने दारू को कर देता और कहता है कि ये लो पियो, अगर तुमने नहीं पिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वह लड़की अपने मन में कहती है कि आखिरकार ये बेवकूफ़ मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। और उस लड़की की दोस्त कहने लग जाती है, ए शराबी, मेरी दोस्त से दूर रहो। और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि माओ कैंग, तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, तुम शांत भी हो जाओ। और वह लड़की अपने मन में सोचने लग जाती है, मैं यहाँ आखिरकार इस बेवकूफ़ के हाथों में पड़ी ही कैसे गई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और वह लड़का कहने लग जाता है, तुम्हें ये शराब पीनी होगी, तुम सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। और वह लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लड़की के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वह लड़की मुड़ के देखती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे सोंग चाओ आ गया होता है। और वह कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम जेनेटिक इंजेक्शन की खोज कर रही हो। और इतना कहते ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।